जिन्होंने अश्विनी जी का नाम सुना है, अश्विनी उपाध्याय जी को सुना है, उनकी वीडियो देखी है और राष्ट्रहित के जितने भी मुद्दे हैं उस पर जो वो आवाज उठाते हैं, तो उन सब विषयों को जिन्होंने सुना है, जाना है, वो उनके विषय में अवश्य जानते होंगे। लेकिन जहां जहां तक अब तक अश्विनी उपाध्याय जी की आवाज नहीं पहुंची है, वहां वहां उन उन लोगों तक हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आवाज पहुंचे, क्योंकि ये केवल अश्विनी जी का, अश्विनी उपाध्याय जी का, मेरा या किसी अन्य कुछ गिने चुने लोगों की बातें नहीं है। ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्यों के लिए है, हमारे देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। उससे पहले मैं आदरणीय श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि वो आज हमारे सामने जुड़ रहे हैं, थैंक्स भारत परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। अपना अनुभव थैंक्स भारत के साथ तो वो स्वयं ही बताएंगे, लेकिन मेरा जितना मैंने देखा है, उनको जाना है, तो 3-4 वर्षों से मैं उनको देख रहा हूं। अलग अलग मुद्दों पर, जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, उन पर पीआईएल डालना, चाहे वो अवैध घुसपैठ हो, चाहे वो रोहिंग्याओं का विषय हो, समान नागरिक संहिता का हो, जनसंख्या आदि पर भी वो अपने विचार प्रस्तुत करते रहते हैं, या वो समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की बातें हो। तमाम जितने भी हमारे राष्ट्रवादी, राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, उन सब पर वो पीआईएल दाखिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी काफी सारी पीआईएल चल रही है, जिसके विषय में वो विस्तार से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी से एक बार, क्योंकि मैं 1.5-2 वर्षों में लगभग आपसे जुड़ा हूं, तो क्षमा चाहता हूं। मैं नहीं चाहता था कि आपसे दूर रहूं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, समय का थोड़ा अभाव ऐसा है कि मैं नहीं जुड़ पाया। कुछ लोग कह रहे होंगे राहुल भाई इतने दिनों में अब हमारी याद आई। मेरे को पता है, दो वर्षों से बहुत सारे नौजवानों के मैसेज, वीडियो पे, फोन आदि पे बात होती रहती है। तो हम प्रयास करूंगा कि किसी भी राष्ट्रवादी भाई को, बहन को, नौजवान को जब भी मेरी आवश्यकता हो, मैं उस समय उपस्थित रहूंगा। हो सकता है मैंने सोशल मीडिया छोड़ दी हो, लेकिन मैंने देशभक्ति नहीं छोड़ी है। वो जब हम अंतिम श्वास तक जाएंगे तब तक वो बनी रहेगी, और धरातल पर मेरे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो मैं जहां जहां पर भी जाऊंगा, अश्विनी जी की बातों का धरातल पर कार्यक्रमों में भी उठाता रहूंगा। तो अश्विनी उपाध्याय जी का मेरे पास इसी विषय को लेकर फोन आया था कि राहुल आर्य जी, क्या हम थैंक्स भारत परिवार से जुड़ सकते हैं? तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि उन्होंने थैंक्स भारत परिवार से जुड़ने की के लिए अपना अपना जो निवेदन प्रस्तुत किया। और मैं उस समय पर अचानक से एकदम से सोच रहा था कि क्या मैं समय निकाल पाऊंगा, या क्या मेरे पास साधन संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। मैं इन सब चीजों से अभी दूर हूँ, वाईफाई हो या ऐसी कोई व्यवस्था हो। अचानक से कुछ करना पड़ा मुझे 4-5 दिनों में मित्र के यहाँ पर। तो जैसा भी रहा, हम आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी का भी धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। तो अश्विनी जी, मैं एक मुद्दा प्रारंभ करना चाहता हूँ। उससे पहले जितने भी भाई हैं उससे प्रार्थना करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक पर है, अश्विनी उपाध्याय जी का फेसबुक पेज भी है, वहां पर भी आप लाइव देख पाएंगे मुझे लगता है। अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है उनकी टीम ने चलाया हो। व्हाट्सएप पर भी आप लिंक शेयर करिए इसका, जहां जहां पर जितने ग्रुप्स है वहां पर भी आप लिंक शेयर करिए। क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जी का जो वर्तमान में जो भी पीआईएल उन्होंने डाली हुई है, जो भी विषय चल रहे हैं, और भविष्य में जो वो लड़ाई एक लड़ने जा रहे हैं, उसकी एक रूपरेखा आपके समक्ष आज वो प्रस्तुत करेंगे। और मैं मानता हूं मेरे लिए भी बहुत सारी बातें नई होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं, जब राहुल आर्य के लिए कुछ बातें नहीं हो सकती, तो आपके लिए कितनी बातें नहीं होंगी। और मैं तब तक, जब भी अश्विनी उपाध्याय जी बोलेंगे, मैं अपने सारे भाई बहनों के मैसेजेस भी पढ़ पाऊंगा और उनकी बातें भी सुनने का प्रयास करता रहूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालते रहे। अश्विनी जी, मैं कुछ समय पूर्व ही बंगाल में गया हुआ था। वहां पर मेरा कार्यक्रम रखा हुआ था, बहुत सारे नौजवान आए हुए थे वहां पर। दीपक आर्य बड़ा ही वहां पर कार्यकर्ता, बहुत ही जोशीला व्यक्ति है, जो हिंदुत्व के लिए, आर्य समाज के लिए और अन्य अन्य जितने भी हमारे बजरंग दल, बहुत सारे संगठनों से जुड़ा हुआ। उन्होंने वहां पर मुझे बुलाया था। लगभग 3-4 दिन के लिए कार्यक्रम थे और मेरे लगातार वहां पर स्पीच थे। तो जब मैंने पहले दिन का वहां पर कार्यक्रम अटेंड किया, और वहां पर काफी संख्या में लोग आए हुए थे, काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ था बंगाल में। और उससे पूर्व जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा, तो मैंने वहां पर जो न्यूज में हम देखते हैं या जो भी देखते हैं, प्रत्यक्ष में एकदम उससे और भी ज्यादा भयानक वहां पर स्थिति है।
अब बंगाल में भी कलकत्ता, कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया काम करता है, आसानी से चीजें बाहर आ जाती है। और जो एक ऐसा एरिया नहीं है गांव देहात का, वहां तो ना जाने क्या क्या होता होगा। मैं एयरपोर्ट पर उतरा, 3-4 गाड़ियां आकर वहां रुकी और एक बस पर इतना बड़ा बैनर, देश विरोधी गतिविधियों का बैनर तुरंत उन्होंने लगाया। मुझे लगता है उन्होंने कुछ गिनी चुनी सेकंड ली होंगी। वहां पर जो भी 2-3 बस खड़ी हुई थी, गाड़ी से निकले जितने भी 15-20 नौजवान थे, उन्होंने बसों पर बैनर लगा दिया, देश विरोधी नारे, देश विरोधी गतिविधियों की बातें और सनातन धर्म के विरुद्ध बातें वहां पर लिखी हुई थी बैनर पर। और मैं वहां पर एकदम से भौचक्का रह गया कि कलकत्ता में, वो भी एयरपोर्ट पर, यदि ऐसा हो सकता है तो निश्चित रूप से कलकत्ता, जो बंगाल के भिन्न भिन्न दूसरे देहाती या पिछड़े हुए हिस्से हैं, वहां पर क्या क्या स्थितियां होंगी। उसके बाद मैं कार्यक्रम में गया, मैंने कार्यक्रम अटेंड किया। वहां पर पहले दिन के कार्यक्रम के बाद ही वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में मेरे विरुद्ध लोगों ने जानकारियां शेयर कर दी, या वहां पर जो भी उन्होंने एक्शन लेने की बातें की, और सारे अखबारों में निकलवा दिया कि ऐसे ऐसे आया हुआ भड़काऊ स्पीच दे रहा। जबकि जहां तक अश्विनी उपाध्याय जी ने भी थैंक भारत को जाना होगा, हम केवल धार्मिक चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मुंह से अपशब्द निकलना, किसी के लिए गलत चीजें निकलना, ये सब शोभा भी नहीं देता और हम निकालते भी नहीं, क्योंकि हम तो धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं। उसके बाद भी उन्होंने इतना दबाव डाला कि वहां पर हमारे कार्यक्रमों को रोकने का भरसक प्रयास किया, और मेरा एक कार्यक्रम रह भी गया था। तो ऐसी स्थिति का क्या कारण रहा होगा? आप वहां पर काफी वहां की चीजों को जानते हैं, समझते हैं, कानूनों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, आप जानकार भी हैं और बड़े बड़े मुद्दों को उठा भी रहे हैं। तो इन सब घटनाओं का क्या कारण है और ये घटनाएं कैसे प्रारंभ हुई, और इसका समस्या का जो समाधान है वो क्या हो सकता है? और केवल बंगाल की बात नहीं अश्विनी जी, आप तो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। देश में भी जहां जहां पर भी इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, उन सब के क्या कारण होंगे और क्या उसका निवारण हो सकता है कानूनी रूप से? क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, तो आप उस प्रकार से हमारे लोगों को, परिवार के लोगों को आप इसकी जानकारी अच्छे से दे पाएंगे। अश्विनी उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। पहली बात तो आप 2 साल तक दूर थे, लेकिन अब हम आपको दूर नहीं जाने देंगे। हमें अगले 2 साल तक आपकी जरूरत है, और सोशल मीडिया पे जरूरत है। जो फील्ड पे आप काम करते हैं वो तो लाजवाब करते हैं, लेकिन दोबारा फिर से हमें इस अपने थैंक्स भारत चैनल को, थैंक्स भारत फेसबुक पेज को पूरी अच्छी तरीके से इसको प्लान्ड वे में इसको एक्टिवेट करना है। क्योंकि थैंक्स भारत साथ जो जितने भाई जुड़े हुए हैं, ये सारे अपने आप में एक एक राहुल आर्या है। तो ये जितने भी हमारे थैंक्स भारत के पेज पे लोग हैं, इनको रेगुलर हमारी बात पहुंचती रहे, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसलिए जरूरी है कि ये पेज भी अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाए, ये काम करना शुरू करे, यूट्यूब चैनल भी शुरू हो जाए, और हम लगातार एक दूसरे के टच में रहे। जहां तक बंगाल की मेरी आवाज क्लियर है ना? एकदम ऑडियो वीडियो क्लियर है, या कुछ मुझे ठीक करने की जरूरत है? मेरा ऑडियो वीडियो ठीक है राहुल? मेरा ऑडियो वीडियो ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, आपकी वीडियो स्पष्ट है और आपकी ऑडियो भी स्पष्ट। अच्छा, तो आपका नेटवर्क लगता कुछ कमजोर होगा, मुझे आपकी फोटो थोड़ी सी कम नजर आई, इसलिए मैंने पूछा आपसे। जी, हो थोड़ी सकता आपकी है। फोटो, हाँ आपकी फोटो थोड़ी ब्लर सी नजर आई मुझे। जी, देखिए, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी भारत में 1860 में जो मैकाले ने इंडियन पिनल कोड बनाया था, वो आज भी चल रहा है। 2021 में मैकाले द्वारा 1860 में बनाया गया इंडियन पिनल कोड आज चल रहा है। 2021 में मैकाले द्वारा 1861 में बनाया गया पुलिस एक्ट चल रहा है। तो हमारे देश की जो पुलिस काम कर रही है, वो जिस कानून के तहत काम कर रही है, वो कानून बनाया गया था 1861 में मैकाले द्वारा। आज भी हमारे यहां जो एविडेंस होता है, जो गवाहों के बयान होते हैं, वो कानून है 1872 का बना हुआ है, एविडेंस एक्ट 1872, वो भी लगभग 150 साल पुराना है। अब जरा आप समझिए, ये अंग्रेजों ने जो 3 कानून बनाए थे, 1860 में इंडियन पिनल कोड, 1861 में पुलिस एक्ट, 1872 में एविडेंस एक्ट, वो भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बनाए थे। अगर भारत के लोगों को न्याय देने के लिए बनाए होते तो सबसे ज्यादा सजा अंग्रेजों को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से अंग्रेजों ने पीटा, जलियांवाला बाग अंग्रेजों ने किया,
चौरी चौरा कांड अंग्रेजों ने किया। तो इस देश में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पीटने वाला काम अंग्रेजों ने किया था। तो अगर यह कानून ठीक होता तो उससे अंग्रेजों को सजा मिलना चाहिए थी, लेकिन उल्टा होता था। ये सजा किसको मिलती थी? भारतीयों को। और आज भी वही कानून चल रहा है। तो अंतर यह हो गया है कि जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब वो सत्ता के इशारे पे नाचती है। केवल इतना सा फर्क हुआ है। पहले अंग्रेज थे उनके माई बाप, अब आज की डेट में वो सत्ता हो गई माई बाप, जिसकी भी सत्ता हो। दूसरी बात, हमारे देश में अब तो हम इसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, लेकिन ओरिजिनली इसका नाम होता था कलेक्टर। अंग्रेजों ने एक जिला बनाया था, वो जिला यूनिट बनाया था, वहां एक रखा था कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करने वाला, टैक्स कलेक्ट करने वाला। तो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिले बनाए, उन जिलों में टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक कलेक्टर बना दिया। उस जिलों के नीचे तहसील बनाया, उस तहसील में टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिप्टी कलेक्टर बना दिया। और तहसील के अंदर 2 से 3 जगह थाने बना दिए। उन थानों का काम, जो थानेदार उन्होंने अपॉइंट किया था, उसका काम था कि कलेक्टर को और डिप्टी कलेक्टर को टैक्स कलेक्शन में कोई दिक्कत न होने पाए, इसलिए यह काम था थानेदार का। तो थानेदार का अपने एरिया से टैक्स वसूल करके डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचाना, डिप्टी कलेक्टर का अपनी तहसील से टैक्स वसूल करके वो कलेक्टर तक पहुंचाना। तो वो व्यवस्था जो अंग्रेजों के टाइम में चल रही थी, वो व्यवस्था आज भी चल रही है। आज भी जो थानेदार है, जो हमारा थाना है, वो क्राइम कंट्रोल सेंटर नहीं है, वसूली सेंटर है। कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र में देखा है, एक इंस्पेक्टर 100 करोड़ की वसूली करके देता था एक गृह मंत्री को। तो आज भी जो हमारे थाने हैं, वो भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं है, भारत के लोगों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को सुरक्षा देने के लिए नहीं है। ये हमारे थाने गुंडे बदमाश को खत्म करने के लिए नहीं है। आज भी सिस्टम वही चल रहा है। हर थाने में, भारत का 70 साल हो गए भारत आजाद हुए, कोई एक जिला आप बता दीजिए, या एक तहसील बता दीजिए, या एक थाना बता दीजिए, जहां पे जमाखोरी ना हो रही हो, कालाबाजारी ना हो रही हो, मिलावटखोरी ना हो रही हो, जहां पे कच्ची शराब न बनती हो, जहां जुआ न खेला जाता हो, जहां अवैध भांग न बेची जाती हो, जहां नशे की तस्करी न हो रही हो, जहां गाय की तस्करी न हो रही हो। सारे अपराध होते हैं और सारे अपराध पता होता है। तो जो बंगाल में हो रहा है, वो बंगाल में केवल इसलिए हो रहा है, पुलिस एक्ट 1861 का लागू है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि अगर पुलिस वाला थोड़ा सा बोलेगा, कोई भी, किसी ने अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, 1 मिनट के अंदर रातों रात ट्रांसफर कर देंगे। आप पुलिस वाला भी बेचारा क्या करे, उसके भी अपने उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी अपने लोग हैं, तो वो क्या करे। दूसरी बात यह कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है। राजनीतिक हिंसा होती है तो हर जाति, हर समुदाय, हर मजहब के लोग मारे जाते हैं। बंगाल में एक समुदाय विशेष मार रहा है, एक धर्म विशेष मारा जा रहा है, एक धर्म विशेष पलायन कर रहा है। तो इसलिए वहां पे पॉलिटिकल किलिंग नहीं हो रही है, राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है, वहां हो रहा है जिहाद। वहां एक्चुअल में हो रहा है जिहाद। और वहां पे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी है, वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। पूरी तरीके से वो, अब सच्चाई तो यह है कि ममता बनर्जी ने इतना छूट दे दिया, इतना छूट दे दिया, अब वो चाह के भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हमने अपने घर में एक ऐसा कोई अपराधी पैदा कर दे, एक बच्चा ऐसा हो जिसको हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, उसके हर गलत काम को मानते जाएं, एक दिन ऐसा आएगा वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा कि वो अपने मां बाप की बात नहीं मानेगा, अपने भाई की बात भी नहीं मानेगा। सिमिलर सिचुएशन बंगाल में हो चुकी है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुके हैं। बस वो उनको वोट दे रहे हैं, उसके बदले में वो सब कुछ अपना काम कर रहे हैं। वो वसूली कर रहे हैं, वो वहां जिहाद फैला रहे, वो घर जला रहे, घरों को लूट रहे, बलात्कार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो एक आजाद भारत में नहीं होना चाहिए। और पुलिस, जैसा मैंने खुद कहा था, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस पूरी तरीके से, क्योंकि पुलिस को लगता है अगर मैं एफआईआर कर दूंगा तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, अगर मैं लाठी डंडा चला दूंगा तो मेरा तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, और गोली चलाने की तो बात ही नहीं। आप जरा सोचिए, 2002 में इतने, जहां भी दंगा होता है पुलिस गोली चलाती है। गुजरात में 2002 का दंगा हुआ, पुलिस ने गोली चलाई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज सिचुएशन बंगाल में क्या है? बंगाल में गोली चलाना तो छोड़ दीजिए, आंसू गैस का पुलिस गोला भी नहीं चला रही है।
रबर की गोली भी नहीं चला रही है, लाठी डंडे भी नहीं चला रही है। तो मूल कारण क्या हुआ? वो पुलिस रिफॉर्म, वो पुलिस एक्ट। हमारे देश में अब दिक्कत यह हो रही है कि कभी आपने सुना नहीं होगा कि विपक्षी दल को भी पुलिस रिफॉर्म करने की बात, कभी कोई विपक्षी को आपने सुना नहीं होगा। मतलब कभी आपने संसद में इस बात पे हंगामा होते हुए देखा होगा कि अंग्रेजों का 1860 का इंडियन पिनल कोड बदलिए, 1861 का पुलिस एक्ट बदलिए, 1872 का एविडेंस एक्ट बदलिए। वो कोई भी पार्टी नहीं हो, कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग नहीं करती। क्यों? उसको लगता हम सत्ता में जाएंगे तो हम भी ऐसे पुलिस को यूज करेंगे, क्योंकि पुलिस एक तरीके से वो प्राइवेट आर्म फोर्स बन के रह चुकी है। उसको जो सत्ता में आएगा वो जैसे चाहेगा वसूली करेगा। वो सत्ता में आने के बाद स्थिति यह है कि आज की डेट में थाने पे जो थानेदार है वो किसी ठीक ठाक जो थोड़ा सा जाना पहचाना नाम है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पहले मंत्री से पूछती है मैं एफआईआर करूं कि नहीं करूं। पुलिस के आपने इसलिए देखा होगा, चाहे वो लोग थाने में घुस के नेता मार रहे हैं, थाने में घर के बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर डंडा चला रहे हैं। अभी हमने देखा कि मतलब पुलिस की यह स्थिति हो गई है कि वो असहाय हो चुकी है, असहाय पूरी तरीके से हो चुकी है। और कई मूवीज जो आपने सिंघम, जो हमारे भाइयों ने सिंघम मूवी देखी होगी या बाकी मूवीज देखी होगी, उसमें देखिए आप पुलिस कैसे असहाय होती है। ये फैक्ट है, पुलिस वास्तव में पूरी तरीके से असहाय हो गई है। हम लोग पुलिस वालों को गाली देते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि पुलिस वालों को पूरी तरीके से नपुंसक बनाया है सरकारों ने, पुलिस वालों को नपुंसक बनाया है उस इंडियन पुलिस एक्ट ने। तो वो जब तक इंडियन पुलिस एक्ट नहीं बदला जाएगा, पुलिस ऐसे रहेगी, न पुलिस स्वतंत्र हो पाएगी, न पुलिस निष्पक्ष हो पाएगी, न पुलिस वास्तव में लोगों की सुरक्षा करेगी। वो केवल और केवल सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली बन के रह जाएगी। राहुल, कुछ आप पूछ रहे थे, वो पूछे, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी अश्विनी जी, मैं कह रहा था कि बिहार में आपने पुलिस वालों के विषय में बड़ी अच्छी जानकारी दी है और हमारे लिए काफी चीजें इससे नहीं निकल कर आ रही। बिहार में कोई एक कार्यक्रम हो रहा था अंत्येष्टि का, तो उस समय आपने देखा होगा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, माननीय सम्मान्य व्यक्ति होता है, तो उसके लिए कुछ असला बारूद पुलिस वाले हवा में फायरिंग करके छोड़ते हैं। तो वहां पर लगभग 25-30 बंदूकें लेकर हमारे पुलिस वाले असला बारूद छोड़ रहे थे, एक भी नहीं फटा, एक भी नहीं फटा। तो जो पुलिस वालों के पास ना असला ना बारूद है, तो वो केवल गरीब और असहाय को ही दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अवैध घुसपैठ करने वाले या जो भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं जो सीधे साधे लोगों को के साथ गलत करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं, घरों को कब्जाते हैं, तो ऐसी एक कौम है जो इस देश में, उनका मुझे नहीं लगता कि पुलिस के पास कोई समाधान होगा। तो ये एक विषय था जो कि आपने रखा और हमें आसानी से समझ में आ गया। कुछ उदाहरण पहले हमने पढ़े थे, कुछ आपने बताया। बिल्कुल जी। देखिए, सवाल ये हुआ कि पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है जी। भाई, हमारे वैज्ञानिकों ने मात्र 7 महीने में कोरोना की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वैक्सीन बना दिया, और हमारे सांसद 70 साल में 1860 का इंडियन पिनल कोड नहीं बदल पाए। जरा सोचिए आप, हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए, और दुनिया में सबसे सस्ता सैटेलाइट बना के चले गए, और हमारे सांसद 70 साल में वो 1861 का पुलिस एक्ट नहीं बदल पाए, 1872 का एविडेंस एक्ट नहीं बदल पाए। बात यह है राहुल, जरा आप समझिए, आदमी को किस काम की क्रेडिट लेना चाहिए? डॉक्टर को क्रेडिट लेना चाहिए अगर वो गंभीर बीमारी का इलाज करे। टीचर को तब क्रेडिट लेना चाहिए जब वो किसी ऐसे सवाल को हल कर दे बच्चों के सामने, या बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चों को सबको समझ में आ जाए, बच्चों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, फिर टीचर को क्रेडिट लेना चाहिए। इसी तरीके इंजीनियर कोई ऐसी मशीन बना दे जो बहुत अच्छी हो, प्रोमिनेंट हो, तब इंजीनियर को क्रेडिट लेना चाहिए। वैज्ञानिक को तब क्रेडिट लेना चाहिए वो जब दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना दे। इसी तरीके सांसदों को तब क्रेडिट लेना चाहिए जब वो दुनिया का कोई एक कानून सबसे बढ़िया बनाए। मैं आपको इस चैनल पे पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारे कानून दुनिया के सबसे घटिया कानूनों में, चाहे वो घूसखोरी विरोधी कानून, चाहे जमाखोरी विरोधी कानून,
चाहे कालाबाजारी विरोधी कानून, चाहे वो मिलावटखोरी विरोधी कानून, चाहे वो नशा तस्करी विरोधी कानून, चाहे गौ तस्करी विरोधी कानून, जितने भी कानून है भ्रष्टाचार अपराध से संबंधित, दुनिया के सबसे घटिया कानूनों में। और हम हजारों करोड़ रुपए देके फ्रांस से राफेल खरीदते हैं, लेकिन फ्रांस का कानून जो मुफ्त में हमें मिल जाएगा, फ्रांस हमसे पैसा नहीं देगा। अगर हम फ्रांस के अच्छे अच्छे कानूनों की नकल करें वो हमें फ्री में मिल जाएगा, हम उसका फ्री में कानून नहीं लेते। हम हजारों करोड़ रुपए में अमेरिका से क्या क्या नहीं खरीदते, लेकिन अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम हम अपने देश में लागू नहीं करते। हम हजारों करोड़ रुपए में सिंगापुर से दुनिया भर चीज खरीदते हैं, लेकिन सिंगापुर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसको भारत में लागू नहीं करते। भारत में इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन उसको किया नहीं जा रहा। क्यों? अगर वो कर देंगे तो आम जनता की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आम जनता की जिंदगी आसान हो जाएगी तो वो नेताओं की जय जयकार करना छोड़ देगी, वो नेताओं का चक्कर लगाना छोड़ देगी। अगर उसको सब कुछ अपने आप आसानी से मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान अपने आप ठीक ठाक मिल जाए, वो परेशान नहीं होगा, तो जय जयकार क्यों करेगा, चक्कर क्यों लगाएगा? तो इसलिए ये लूट तंत्र बरकरार रहे, ये माफिया तंत्र बरकरार रहे, शराब माफियाओं की दुकान चलती रहे, भू माफिया अपना काम करते रहे, नशा माफिया अपना काम करते रहे, गौ तस्कर अपना काम करते रहे। इसलिए न इलेक्शन रिफॉर्म हो रहा है, न पुलिस रिफॉर्म हो रहा है, न जुडिशियल रिफॉर्म हो रहा है, न एजुकेशन रिफॉर्म हो रहा है, न हम दुनिया के सबसे बढ़िया कानूनों को बना रहे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, अमेरिका के एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां घूसखोरी में 3 से 7 साल की सजा होगी। चलिए लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी 10 दिन के पहले महात्मा गांधी की पोती, परपोती, अफ्रीका में उसने 3 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, मात्र 3 करोड़ का। उससे 3 करोड़ वसूला गया और 7 साल की सजा हुई। जरा कानून की अंतर देखिए भारत और अफ्रीका के कानून में। 3 करोड़ का घोटाला में 3 करोड़ वसूल लिया और 7 साल की सजा। हमारे यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले आज भी गोल्फ खेल रहे हैं, आज भी पुलिस की सुरक्षा में घूम रहे हैं, आज भी सरकारी लाल बत्ती लगा रहे हैं, आज भी सरकारी बंगले में बने हुए। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वाले आज उसमें बहुत सारे बरी हो गए, सबूत के अभाव में बरी हो गए। सबूत के अभाव में क्यों बरी हो गए? क्योंकि हमने 1872 का एविडेंस एक्ट जानबूझ के नहीं बदला और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं। तो जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया और ऐसे लोगों के सामने कोई गवाही देने आएगा नहीं, गवाहों में इतना झोल हो जाएगा, कोई गवाही देने आएगा उसको, भाई अगर 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई गवाही देने आया उसको 1 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ दे दिया, घर बैठ जाएगा, वो क्यों आएगा? तो इसके चक्कर में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले वाले में 2-3 लोग सजा हुई है 2-2 साल की। आप खुद सोचिए। और असली गांधी की परपोती 3 करोड़ के घोटाले में 7 साल चली गई। यहां नकली गांधी परिवार कम से कम 50,000 करोड़ लूट चुका है आजादी के बाद से अब तक। 50,000 करोड़ की नामी बेनामी संपत्ति है नकली गांधी परिवार के पास। आज तक आप उससे कोई पूछताछ होती है? बीच बीच में क्या करें, कभी नोटिस भेज देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी ये कर देंगे। आज तक कभी वो नकली गांधी परिवार जेल तक नहीं गया, जबकि भारत का सबसे ज्यादा काला धन बेनामी संपत्ति आय से संपत्ति उसी परिवार के पास। तो ये कुल मिला के मैंने कहा ना, जो व्यवस्था परिवर्तन होता है राहुल, वो पोल खोल करने से नहीं होता, मूरा कुश्ती करने से नहीं होता, तू मैं करने से नहीं होता, आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं होता, वो तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेलने से नहीं होता। अगर आज की डेट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा अगर बाहर बैठे हुए इतना लूटने के बाद भी, तो कौन जिम्मेदार है बताइए? कानून बदलना किसका काम है? इलेक्शन रिफॉर्म करनी किस सरकार की ड्यूटी, पुलिस रिफॉर्म करना सरकार की ड्यूटी, जुडिशियल रिफॉर्म करना सरकार की ड्यूटी। लेकिन हमारे 2-4 चोर न पकड़े जाए इसके चक्कर में सारे लुटेरे घूम रहे। हमारे 4-6 चोर न पकड़े जाए, उन चोरों को बचाने के चक्कर में सामने यहां पे 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले बैठे। ये बहुत दुर्भाग्य है, ये हमें जनता को समझने की जरूरत है। और मैं आपको आता हूं देश विरोधी की बात। देखिए, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं राहुल, जो देश विरोधी लेख लिखते हैं पैसे लेके।
ऐसे कई लोग हैं जो देश विरोधी फेसबुक पोस्ट लिखते हैं पैसे लेके। ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो देश विरोधी ट्वीट करते हैं पैसे लेके। ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी पूरी पत्रकारिता देश विरोध पे चलती है। और क्यों चलती है, एक बात अच्छी समझ, राहुल भारत में जो वास्तव में देशभक्त हैं, ये बेचारे अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर राहुल आर्या देश प्रेमी है तो इनको कोई फंडिंग नहीं देगा। राहुल आर्या कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, इनको अपने घर से पैसा लगाना पड़ेगा। कहीं जाना है तो अपने किराए से जाना पड़ेगा, बंगाल जाना है अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा और फटेहाल घूमना पड़ेगा। वहीं पे जितने भी देश विरोधी एक्टिविटी होती है, भारत विरोधी एक्टिविटी, सबकी फंडिंग होती है। एक बात मैं बता दूं, मुफ्त में वास्तव में केवल देशभक्त ही देश प्रेम करते हैं। ये जितने देश विरोधी हैं, जितने देश के गद्दार हैं, ये कोई भी काम फ्री में नहीं करते। न ये फ्री में ट्वीट करते हैं, न ये फ्री में पोस्ट लिखते हैं, न फ्री में लेख लिखते हैं, न कोई फ्री में बयान देते हैं, न ये फ्री में कोई वीडियो अपलोड करते हैं, न ये फ्री में कोई पीआईएल दाखिल करते हैं, न ये फ्री मतलब देश विरोधी वेब सीरीज बनाने की फंडिंग काला धन हवाला से होती है। देश विरोधी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फाइल करने की फंडिंग काला धन हवाला से होती है। देश विरोधी लेख लिखने की फंडिंग काला धन हवाला से होती है। जितने भी देश विरोधी काम है सबकी बड़े मात्रा में फंडिंग होती है। और जितने भी देश विरोधी है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता है या लेखक है या बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, कलमकार है, आंदोलन जीवी है, जो भी है, सबके पास काला धन बेनामी संपत्ति है। और इसको पकड़ना इतना आसान है, इतना आसान है पूछे नहीं, इतना आसान है। भारत में 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। 125 करोड़ आधार, भारत में 35 करोड़ परिवार है, 125 करोड़ आधार। इसका मतलब कोई ऐसा परिवार नहीं जिस घर में 3-4 आधार नहीं बना हुआ। सरकार केवल एक कानून बना दे कि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर देंगे हम। इसका मतलब ये जितने देश विरोधी हैं जो काला धन बेनामी संपत्ति वाले के मालिक हैं, ये सस्ता काम नहीं करते। मोबाइल खरीदेंगे तो 50,000 से ऊपर वाला खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे तो 5 लाख से ऊपर वाली खरीदेंगे, कार खरीदेंगे तो 5 लाख से ऊपर वाली। अगर एक सरकार कानून बना दे कि 50,000 रुपए से जो भी महंगी संपत्ति होगी, चलो संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, मोबाइल हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी, सब आधार से लिंक हो जाएगा। कुछ भी 50,000 रुपए से महंगा खरीदोगे आधार मैंडेटरी हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कम से कम 10,000 लोग भारत छोड़ के भाग जाएंगे। 10,000 लोग भारत छोड़ के भाग जाएंगे। सरकार केवल यह कर दे, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दे और एक कानून बना दे कि हम काला धन बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करेंगे और जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिली या बेनामी संपत्ति मिली, हम उसको कम से कम 20 से 50 साल सजा देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कानून बनने के 1 हफ्ते के अंदर चिदंबरम, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वाड्रा, ओवैसी जो भी है, या पीएफआई के मुखिया, सिमी के मुखिया, ये सारे देश छोड़ के भाग जाएंगे। सारे के सारे देश छोड़ के भाग जाएंगे। वो भारत में है केवल इसलिए कि यहां कानून घटिया है। वो केवल इसलिए है यहां घटिया है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, घुसपैठ का, जिसमें मेरी पीआईएल चल रही है। और ये मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने 100 रुपए से बड़ी नोट जो चला दिया है। इनफैक्ट 2016 में अगर हमने ढंग से प्लान किया होता तो बहुत हद तक देश विरोधी गतिविधियां कम हो जाती, लेकिन हम करना था नोटबंदी और कर दिया नोट बदली। 2016 में नोटबंदी नहीं हुई, 2016 में नोट बदली हुई। नोटबंदी का मतलब क्या होता है? नोटबंदी का मतलब जो बंद तो बंद, परमानेंट बंद, इसको कहते हैं बंदी, नोटबंदी। जैसे नसबंदी होती है, तो नसबंदी में अगर नस बंद कर दिया जाता है, नस परमानेंट बंद हो जाती है। ऐसे नोटबंदी का मतलब यह हुआ कि 100 रुपए से बड़ी नोट सारी बंद तो बंद हुआ। क्या 500 रुपए के बदले दूसरी 500, 1000 रुपए के बदले दूसरी 2000 आ गई। तो ये नोटबंदी कहां हुई? तो नोट बदली हुई। इसीलिए जितना भी ब्लैक मनी था वो सारा सर्कुलेट होकर वापस आ गया। अगर सरकार ने केवल यह निर्णय लिया होता कि 100 रुपए से बड़ी नोट परमानेंट बंद कर देंगे, तो इस देश भारत में बहुत चीजें कंट्रोल हो जाती, भ्रष्टाचार कम होता, काला धन कम खत्म होता, अलगाववाद खत्म होता, कट्टरवाद खत्म होता, घुसपैठ खत्म होती, बहुत सारी चीजें खत्म होती। लेकिन उस समय क्या हुआ? नोट बदली हो गई, तो इसलिए वो जो मतलब होना चाहिए था, जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। और वैसे भी मैं आपको राहुल बताता हूं, भारत में इस समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है।
तो ये तो सरकार मान रही है कि भारत में 80 करोड़ गरीब है, क्योंकि अमीरों को, मध्यम वर्ग को तो राशन मिलता नहीं फ्री का, गरीबों को मिलता है 80 करोड़। इसका मतलब 80 करोड़ लोग पर डे 50 रुपए से कम खर्च करते हैं, ये पैमाना है। और सरकार खुद भी कहती है कि भारत में पर डे 80% भारतीय पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, ये सरकार खुद मानती है। तो जब 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भीम है, गूगल पे है, पेटीएम है, और भी दुनिया भर के कार्ड है, तो फिर 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्या है? अगर हम 100 रुपए से नोट बड़ी बंद कर दें, तो जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां हैं, ये सब जो है कम से कम 25% कम हो जाएगा। सिमिलरली, जब हम सरकार ये कह रही है कि जो गरीब आदमी है वो मैक्सिमम खरीदता है 5,000 रुपए का सामान, तो अगर हम 5,000 रुपए के महंगे सामान के लिए कैश लेन देन बंद कर दें, भाई 5,000 रुपए तक का अगर जिस सामान की एमआरपी 5,000 रुपए है वो आप कैश में खरीद सकते हो, जिस सामान की एमआरपी 5,000 से ज्यादा है उसके लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आधार ऐप जो भी है वो आपको यूज करना पड़ेगा। आप 25% आपका देश विरोधी गतिविधियां और कम हो जाएगी। 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति सरकार आधार से लिंक कर दे तो 75% आपका देश विरोधी गतिविधियां कम हो जाएगी। तो बहुत आसान है देश विरोधी मतलब ये 3 काम हो जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति आधार से लिंक हो जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं ना आपको देश विरोधी ट्वीट करता हुआ कोई नजर आएगा, ना आपको कोई देश विरोधी लेख लिखता हुआ नजर आएगा, ना आपको कोई देश विरोधी जो बयान देता हुआ नजर आएगा। ये सारे के सारे आपको कुवैत में या दुबई में या लंदन में नजर आएंगे। मैं तो कई सांसदों को जानता हूं, एक दिल्ली के सांसद है, सावले सलोने से है, आजकल बीजेपी में नहीं है, आजकल दूसरी पार्टी में चले गए हैं। अगला 1 लाख रुपए लेता है, दलित बनाम सवर्ण का एजेंडा सेट करने के लिए 1 लाख रुपए लेता है, ब्राह्मण बनाम दलित करने के लिए 1 लाख रुपए लेता है, ट्वीट करने के लिए, फेसबुक करने के लिए। यह सिचुएशन चल रही है। दूसरी जो समस्या है आपकी घुसपैठ की, मैंने 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, जिसपे अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सब केंद्र सरकार और सभी राज्यों को चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि आप बताओ आपके पास एक्शन प्लान क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से यह पूछा है कि आप मुझे बताइए कि जो मेरी मांग है कि 1 साल के अंदर इनको निकाला जाए, उस पर उन्होंने उससे पूछा है कि आप 1 साल के अंदर कैसे निकालोगे इनको, उसका एक्शन प्लान आप बताओ। अभी 6 जुलाई को दोबारा सुनवाई इस पर होनी है। तो जब 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था तो उस समय मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। बाकायदा हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं, कोई बात मुंह जबानी नहीं होती है, हर चीज का एविडेंस देना होता है और एफिडेविट देना होता है कि भाई जितनी बातें लिखी है सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है। तो 2017 में मैंने कहा था कि 5 करोड़ हो चुके हैं। अब तो 2021 है, मुझे लगता है कम से कम 5.5 करोड़ हो गए, 50 लाख और उसमें बढ़ गए होंगे, तो क्योंकि वो रुका तो है नहीं, मामला चल रहा है। घुसपैठ की समस्या के मूल कारण को समझिए। घुसपैठिए बॉर्डर पे घूस दे के आते हैं, घूस दे के यहां आते हैं, उनको घुसपैठ माफिया है वहां पे। असम के बॉर्डर पे घुसपैठ माफिया बैठे हुए, बंगाल के बॉर्डर पे घुसपैठ माफिया बैठे हुए, उनका पैसा यही है घुसपैठ कराना। अच्छा, इन घुसपैठ माफियाओं को खाड़ी देशों से पैसा मिलता है कि ये जितने लोगों को वहां से अंदर करा देंगे 5,000 रुपए इनको खाड़ी देश से मिल जाएगा। एक आदमी को अंदर कराएंगे 5,000 रुपए मिल जाएगा। अब उसी में इनको एडजस्ट करना होता है। तो ये जो घुसपैठ माफिया है, ये घूस दे के वहां से लोगों को अंदर करवा देंगे। बॉर्डर पे जो सिपाही तैनात है वो किसी चाहे बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, उनसे सेटिंग कर लेते हैं, या कुछ एक जगह ऐसा भी है जहां खाली बॉर्डर होता है वहां से इंटर कराते हैं। उसके बाद घूस दे के आधार बनवा लेते हैं इनका, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लेते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लेते हैं। तो आप देखिए पूरा का पूरा घुसपैठियों का जो खेल है वो पूरा घूसखोरी भी चलता है। घुसपैठिए घूस दे के आएंगे, घूस दे के आधार बनवाएंगे, घूस दे के राशन कार्ड बनवाएंगे, घूस दे के बिजली कनेक्शन ले लेते हैं, घूस दे के बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। पहले एक कागज इकट्ठा करेंगे, एक कागज से दूसरा कागज, दूसरे कागज से तीसरा कागज। भाई एक कागज शुरुआत में कोई चाहिए होगा, अगर उन्होंने घूस देकर राशन कार्ड बनवा लिया, उसी राशन कार्ड के बेस पे आधार बनवा लेंगे। जब राशन कार्ड आधार 2 डॉक्यूमेंट हो गया तो उसी दोनों डॉक्यूमेंट लगा के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। अब जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया तो तीनों को मिला के बैंक खाता खुलवा लेते हैं। जब पासबुक भी हो गई, 4 डॉक्यूमेंट हो गया, चारों डॉक्यूमेंट मिला के वो वोटर लिस्ट बनवा लेते हैं। और आप ये देखिए कि
असम में एनआरसी लागू हुई, लेकिन वहां पे भ्रष्टाचार इतना चरम पे रहा कि जो घुसपैठिए थे वो भारतीय बन गए, जो बेचारे भारत के लोग थे उनका नाम एनआरसी से बाहर हो गया। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हम दोबारा फिर से वहां पे एनआरसी करवाएंगे। तो सबसे बड़ा खतरा, मेरा कहने का मतलब यह था, भारत और भारतीय संस्कृति, या स्ट्रेट वे में कहूं तो सनातन संस्कृति, या दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुत्व या हिंदू धर्म के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार। वो सबसे बड़ा खतरा है कालाधन और भ्रष्टाचार, क्योंकि जितने भी देश विरोधी है सबको फंडिंग कैश में होती। तीन चीजें बड़ी कॉमन है सारे एक्टिविटीज में, सभी देश विरोधी काम होता है उसकी जो फंडिंग होती है कैश में होती है। जितने भी देश विरोधी काम है, जितने भी देश विरोधी काम है सबकी जो फंडिंग हवाला के जरिए होती है, और जितने भी देश विरोधी काम है सबकी फंडिंग कालाधन से होती है। तो आप अगर रूट का एनालिसिस करिए, घुसपैठ की रूट का एनालिसिस करिए, जिहाद की रूट का एनालिसिस करिए, धर्मांतरण की रूट का एनालिसिस करिए, सब में जो तीन बात आपको कॉमन मिलेगी। जो भारत में मिशनरीज हैं जो धर्मांतरण करा रही है गरीबों का, पूरी की पूरी फंडिंग उनको कैश में आती है, पूरी की पूरी फंडिंग काले धन से होती है, पूरी की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। इसी तरीके जितना लफ्ज जिहाद का खेल चल रहा है, लफ्ज जिहाद का खेल समझिए, एक 300-400 रुपए दिन भर कमाने वाला पंचर वाला, उसका लड़का 3 लाख रुपए की बाइक लेके घूमता है, अब 50,000 रुपए के चश्मा पहन के घूमता है, 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूमता है, 5-5, 10-10 हजार रुपए का टी शर्ट और जींस पहन के घूमता है, कॉलेज के सामने वहां पे चक्कर लगाता है। आपको लगता है पंचर वाले ने उसको खरीद के दिया हुआ है? पूरी की पूरी प्लान्ड वे में लफ्ज जिहाद की फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, कैश में हो रही है और काले धन से हो रही है। इसी तरीके लैंड जिहाद चल रहा है, जहां भी इंटीरियर है, खाली जमीनें मान लीजिए हाईवे के किनारे, वहां पे कब्जा शुरू हो चुका है। मजार बनाई जा रही है, दरगाह बनाई जा रही है, ठीक है, मदरसे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें बनाई जा रही है, या कब्रिस्तान बना दिया जा रहा है। पता चला वहां आसपास रास्ता एक आदमी है और 1 एकड़ के एरिया में बाउंड्री बना के बोले तो कब्रिस्तान हो गया। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग 3 चीज समझिए, मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान, यह इस्लाम में हराम है, ये गैर इस्लामिक है, ये नापाक है। पूरे के पूरे अरब में एक भी मजार नहीं है, पूरे के पूरे अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और पूरे के पूरे अरब में केवल एक पक्की कब्र है, वो मोहम्मद साहब की है बस। जो शेख है वहां पे, जो सोने की चम्मच से खाते हैं, जिनके घरों में करोड़ों रुपए सोने चांदी लगा हुआ है, उनकी कब्र भी पक्की नहीं होती है, क्योंकि पक्की कब्र, पक्का कब्रिस्तान और मजार और दरगाह ये इस्लाम में हराम है और नापाक है। ठीक है, तो हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? जी अश्विनी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि पक्की कब्र, दरगाह और मजार ये इस्लाम में हराम है, लेकिन भारत में आपको रेलवे स्टेशन पे भी मजार मिल जाएगी। आप किसी हाईवे पे चलिए, किसी सड़क पे चलिए, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक दरगाह मिल जाएगी, एक मजार मिल जाएगी, एक पक्का कब्रिस्तान मिल जाएगा। तो पूरी तरीके से यहां पे लैंड जिहाद चल रहा है, और लैंड जिहाद की फंडिंग काले धन से हो रही है, हवाला से हो रही है और कैश में हो रही है। भारत में हिस्ट्री जिहाद चल रहा है, इतिहास गलत लिखवाए गए, सारे इतिहासकारों को बड़ी मात्रा में फंडिंग हुई काला धन से, हवाला से। मैंने कहा ना, इनको कभी भी इनके बैंक में पैसा नहीं आता, बैंक में पैसा आएगा तो पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए सारी इनकी फंडिंग कैश में होती है, हवाला के जरिए होती है। ऐसे आपकी देखिए फिल्में, कितनी फिल्में बनाई गई भारत विरोधी फिल्में, उसमें हिंदुओं को टारगेट करके बनाया गया। तिलकधारी को जो तिलक लगा दिया, जो विलन था उसको बार बार तिलक लगाया, जो विलन था उसको बार बार मंदिर का पुजारी दिखा दिया, इस तरीके रेपिस्ट को पुजारी दिखाया, ये सब जो किया गया। आपके जो है यहाँ पे घुसपैठ का खेल, मैंने आपको बताया, धर्मांतरण का जितना धंधा चल रहा है, चाहे वो सॉफ्ट धर्मांतरण या हार्ड धर्मांतरण, चाहे वो मुस्लिम्स करा रहे धर्मांतरण या ईसाई मिशनियां करा रही धर्मांतरण, पूरी की पूरी फंडिंग काले धन से हो रही है, हवाला से हो रही है। मिशनरियों की फंडिंग यूरोप से हो रही है, अमेरिका से हो रही है,
मुस्लिम्स की जो फंडिंग हो रही है धर्मांतरण के लिए वो खाड़ी देशों से हो रही है, लेकिन आ रही है सारी हवाला के जरिए। तो सनातन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है हवाला, वो है काला धन, और वो है बड़ी नोट। क्योंकि जितनी इनको फंडिंग होती है वो 50 रुपए या 100 रुपए में नहीं होती। आप क्यों नहीं होती समझिए। आप एक अटैची है मान लीजिए, आप उस अटैची में अगर 100 रुपए की नोट रखते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आता है, आप अगर उसमें 2000 की नोट रख देंगे तो 20 करोड़ हो गया। हवाला का पूरा काम अटैची में होता है, कैश में होता है, अटैची लेके लोग चलते हैं। तो आप सोचिए कि जहां हवाला वाला एक अटैची में 1 करोड़ लेके चल रहा था, अब वही हवाला वाला एक अटैची में 20 करोड़ लेके चल रहा है। तो बड़ी नोट चलाने से, ये 2000 की नोट चलाने से हवाला बढ़ा है, हवाला कम नहीं हुआ। हवाला बाजों का काम आसान हो गया। अब जहां उनको पहुंचाना था किसी एक तथाकथित दलित चिंतक को या दलित विचारक को 5 अटैची पहुंचाना था, वो छोटी सी अटैची में पहुंचा दिया, उनका काम हो गया। और जितने भी भारत में दलित चिंतक, दलित विचारक, सेकुलर बुद्धिजीवी या आपको अवार्ड वापसी वाले या भारत तेरे टुकड़े वाले जितने भी हैं, ये कोई फटे हाल नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबके पास, किसी के पास 4 बेडरूम का मकान है, किसी के पास फार्म हाउस है। मैं तो 2-4 ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपए मुश्किल से होगी, उनके पास भी सूरज कुंड में बड़े बड़े फार्म हाउस है। मैं तो कुछ ऐसे लेखकों को जानता हूं जिनका महीने में 1 या 2 लेख लिखते हैं, कहीं नौकरी नहीं है, उनका गुड़गांव में फार्म हाउस है। जी बताइए। अश्विनी जी, कुछ एक लेखकों को और कुछ एक पत्रकारों के नाम लिए जाए तो उसमें कोई समस्या है क्या? हमारे लोगों को, हमारे परिवार को पता चलना चाहिए कि समाज का विनाश कर कौन कौन रहा है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उनकी जितनी प्रशंसा हो उतना अच्छा है, उत्साह बढ़ेगा, अच्छा काम करेंगे। और विधर्मी और दुष्ट लोग हैं उनका सारे समाज के सामने नाम आना चाहिए, ये मेरा मानना है। यदि संभव है तो आप कुछ एक नाम हमारे परिवार के लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। देखिए, आप इस सनातन, जितने भी यहाँ सनातनी भाई बैठे हुए, तब आपके ट्विटर, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग भारत विरोधी ट्वीट करते हैं। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो लोग या लोगी जो भी है, महिला या पुरुष, वो आज की डेट में कहीं नौकरी नहीं कर रहे, वो कहीं नहीं है, वो मोबाइल लेके घूम रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, कहीं यहां बैठ के बना रहे हैं, कहीं वहां बैठ के बना रहे हैं, और उसी के बदले वो भारत के नहीं बल्कि विदेशी अखबारों में भी लेख लिख रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में 4 बेडरूम 5 बेडरूम का कम से कम 20-20 करोड़ का फ्लैट लेके बंगलों में रह रहे, फार्म हाउस है उनके पास सूरज कुंड में। मैं आपको क्या कह रहा था राहुल, ये लड़ाई कमजोर कैसे हो रही है? लड़ाई ऐसे कमजोर हो रही है कि जो लोग सनातन को बचाने पे निकले हुए हैं वो बेचारे फटे हाल है, वो अपने घर से अपना रोटी पानी लेके निकल रहे, उनको कोई दूध और दही देने, दूध और घी खिलाने वाला भी नहीं। और दूसरी तरफ तगड़े वाले हैं, सरकार चूंकि कालाधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर नहीं रही है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर अमेरिका में ब्लैक मनी पकड़े जाने पे 100% सीज होती है और 20 साल से 200 साल की सजा होती है, तो भारत में क्यों नहीं? अब आपके साथी सोच रहे होंगे 200 साल की सजा, तो मैं आपको बता दूं अमेरिका में 6-6 हजार साल की सजा होती है, 8-8 हजार साल की सजा होती है, और कुछ सजा तो 12,000 साल की हुई है। क्योंकि अमेरिका का नियम है, उनके कानून बहुत कठिन है, आदमी जिंदा रहे या मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब जज सजा सुनाएगा तो जो उनका सजा है उसी के हिसाब से सजा सुनाएगा। दूसरा, हमारे यहां एक आदमी का मर्डर करिए तब भी आजीवन कारावास, 5 आदमी का मर्डर करिए तब भी आजीवन कारावास। वहां पे जब सजा सुनाई जाती है तो अगर आपने 5 आदमी का मर्डर किया तो 500 साल की सजा होगी। एक आदमी के मर्डर में 100 साल है तो 5 आदमी के मर्डर में 500 साल होगी। इसलिए अमेरिका में, मैं आपके दर्शकों से, आपके जो साथी जुड़े हैं, एक बार गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस, तो आपको पता चलेगा अमेरिका में रेप करने वालों को भी 6-6 साल की सजा होती है। अमेरिका में काला धन रखने वालों को भी 800 साल सजा होती है। अमेरिका में बेनामी संपत्ति रखने वालों को भी 400 साल सजा होती है। हमारे यहां घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जो भी कुछ कर लीजिए, सजा केवल 3 से 7 साल की। और उसमें अगर आपने दिग्गज वकील उतार दिया तो 7 साल भी नहीं होगी, 3 साल ही हो जाएगी। ये जो कह रहा हूं ना, और कानून क्यों नहीं बदला जा रहा है? कभी आपने ये
खास बात नोटिस करिए, क्योंकि हम सारे लोग, अब हमारे सामने कड़वा सच बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है, हमें कड़वा सच बोलना ही पड़ेगा। कभी भी आप छोटी छोटी बात पे धरना प्रदर्शन करने वाली पार्टियां, छोटी छोटी बात पे धरना प्रदर्शन करने वाले सांसद विधायक कभी भी आपको अमेरिका का भ्रष्टाचार विरोधी कानून भारत में लागू करने के लिए धरना नहीं करेंगे। कभी भी ये लोग फ्रांस का जो अच्छे अच्छे कानून है उसको भारत में लागू करने की बात नहीं करेंगे। कभी सिंगापुर के कानूनों को भारत में लागू करने की बात नहीं करेंगे। तो सिंगापुर में बड़ा अच्छा रूल है कि एक व्यक्ति एक कार, एक दुकान, एक मकान रख सकता है। अगर उसको 2 कार लेनी है तो पहली वाली कार बेचना पड़ेगा, और पहली वाली कार का एग्रीमेंट जब दिखाएंगे, हाँ जी देखो हमने एग्रीमेंट कर लिया, ये कार हम बेचने वाले हैं, तब वो दूसरी कार खरीद सकता है। अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास सिंगापुर में 2 बेडरूम का फ्लैट है, फैमिली बड़ी हो गई, अब वो 4 बेडरूम का फ्लैट लेना चाहता है, तो उसको 2 बेडरूम वाला फ्लैट पहले किसी से एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हम फला आदमी को बेचने जा रहे हैं, इसलिए हम अब हमें 4 BHK खरीदने की परमिशन दीजिए, तब मिलेगा। हमारे यहां तो एक मैं नेताजी को जानता हूं, उनके पास कम से कम 500 पेट्रोल पंप है, 500 पेट्रोल पंप। और सिंगापुर में एक आदमी, अश्विनी जी कौन सी पार्टी का नेता है? नहीं, ऐसा है, मैं एक्चुअली इन लोगों से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं इन लोगों के चक्कर में मैं उलझना नहीं चाहता। मैं इन लोगों के चक्कर में उलझना नहीं चाहता, इसलिए, और शायद मैं आज तक नहीं उलझा रहा राहुल, इसलिए मैं 100 से ज्यादा मैंने PIL फाइल किया। इनसे अगर उलझता छोटी छोटी बातों में, तब ये तो चाहते हैं हमको ऐसे मामलों में उलझा ले और हम कहा घुमाए। तो इसलिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिनके पास कम से कम 100 कार का शोरूम है, 100 शोरूम, और बड़े सादे उसमें रहते हैं लोग, कुर्ता धोती पहन के चलते हैं, ऐसे लगेगा हमेशा किसानों की बात करेंगे, किसान 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 को MSP मिलनी चाहिए, किसान को ये मिलनी चाहिए। 100 फार्म हाउस, सब 100 उनके पास शोरूम है कार के। एक तो नेताजी ऐसे थे जो पूरी जिंदगी दलितों पिछड़ों की बात करते थे, दलितों पिछड़ों की बात करते करते उन्होंने 500 पेट्रोल पंप बना लिया, 500। ये सिचुएशन है। तो अब जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहां पे, मैंने आपको घुसपैठ बताया, एक समान, भाई भारत में हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर कैसे मिलेगा जरा समझिए, जब सारे एग्जाम एक हो रहे हैं, आपका IAS का पेपर एक आता है, इंजीनियरिंग का एक पेपर आता है, मेडिकल का एक पेपर आता है, NDA का एक पेपर आता है, आपका क्लैट का एक पेपर आता है, सारे पेपर एक होते हैं, बैंक का एक ही एग्जाम होता है, रेलवे का एक एग्जाम होता है। अब मान लीजिए वो पेपर आपने CBSE बोर्ड पे बना दिया, तो जो हरियाणा बोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का उसको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? अगर आपने हरियाणा बोर्ड के पैटर्न पे पेपर बना दिया IAS IPS या JEE का या नीट का, इंजीनियरिंग मेडिकल का, तो यूपी वाले लड़के को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 16 कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अब आप बताइए राहुल, सबको समान, जब सबकी किताब अलग अलग, सबका सिलेबस अलग अलग, सबका पढ़ने का स्टाइल, सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग, तो सबको समान सिलेबस कैसे, इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? बहुत आसानी से पूरे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन 12वीं तक लागू किया जा सकता है। जैसे हमने GST लगाया, GST शुरू किया, 1 नेशन 1 टैक्स, ऐसे 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू किया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले CBSE ICSE को मर्ज कर दीजिए, सबसे पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाइए, CBSE ICSE मर्ज कर दीजिए। अब जैसे GST काउंसिल बनी है, ऐसे एजुकेशन काउंसिल बनाइए। GST काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होता है, सभी राज्यों की वित्त मंत्री मेंबर होते हैं। एजुकेशन काउंसिल में HRD मिनिस्टर उसका चेयरमैन बना दीजिए, सारे राज्यों के जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको मेंबर बना दीजिए, और सारे राज्यों के साथ बैठ के जो बेस्ट, जो आदमी, ये हो सकता है कोई चैप्टर केरल में कोई बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा हो, कोई हरियाणा में कुछ एक सब्जेक्ट ऐसा होगा, मैथ मान लीजिए ऐसा है, हरियाणा की मैथ के 4 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बिहार के केमिस्ट्री के 4 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बंगाल के आपको बॉटनी के 4 चैप्टर बहुत अच्छे हैं। सब लोग मिलके आराम से एक सिलेबस बन सकता है। भाई हिंदी का सिलेबस आपको अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं, हिंदी सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, अंग्रेजी का सिलेबस भी आपको पूरे एक देश में एक कर सकते हैं, मैथ का सिलेबस पूरे देश में एक कर सकते हैं, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, बॉटनी का सिलेबस पूरे देश में हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय जो राहुल चलते हैं पूरे देश में,
कश्मीर से कन्याकुमारी, लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, उनका सिलेबस एक होता है। उनका सिलेबस का, उनका तो स्कूल का ड्रेस भी एक जैसा होता है। जो बच्चा कन्याकुमारी के केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ता है वही लद्दाख वाला भी पढ़ता है। जैसा यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस लद्दाख वाला पहनता है वही कन्याकुमारी वाला भी पहनता है। उससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात यह, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हमने वन नेशन वन सिलेबस लागू कर दिया, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू कर दिया, तब वास्तव में सबको, बस अंतर यह होगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ ले, बिहार वाला हिंदी में पढ़ ले, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ ले, हरियाणा वाला हिंदी में पढ़ ले, कश्मीर वाला कश्मीरी में पढ़ ले, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े। सब राज्य अपने अपने मदर लैंग्वेज में पढ़े, लेकिन कंटेंट एक होना चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है समझिए। मैंने फिर से कहा, भारत में जो काम होना चाहिए अगर वो नहीं हो रहा है तो उसका मूल कारण है कोई माफिया। और जो काम नहीं होना चाहिए वो अगर हो रहा है तो भी मान लीजिए कि किसी माफिया का दबाव है। भारत में स्कूल माफिया नहीं चाहते कि ये वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बने, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी दुकान सजा रखी है। 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। वो कह रहा है सीबीएसई बोर्ड बहुत अच्छा, मैं 10 हजार फीस लूंगा। वो कह रहा है आईसीएसई बोर्ड बहुत अच्छा, मैं 11 हजार फीस लूंगा। तो ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाएगा तो ये जो स्कूल माफिया इतनी महंगी फीस ले रहे हैं, इनको मजबूरी में फीस कम करनी पड़ेगी। तो स्कूल माफिया नहीं चाहता कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। कोचिंग माफिया नहीं चाहता कि भारत में वन नेशन वन सिलेबस हो। अगर सब बच्चे एक जैसा सिलेबस पढ़ने लग जाएंगे तो कोटा कोचिंग करने क्या जाएंगे? कौन जाएगा कोटा कोचिंग करने? वो तुम्हारे हिसार वाला भी अपने घर में बैठे बैठे पढ़ लेगा, भिवानी वाला अपने घर में बैठे बैठे पढ़ लेगा। सारे लोग जो राजस्थान जाते हैं कोटा इंजीनियरिंग की कोचिंग करने या मेडिकल कोचिंग करने क्यों जाएंगे? सब अपने सिलेबस एक रहेगा, करिकुलम एक रहेगा, सब लोग अपने यहां बैठ कर लेंगे। तो कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि ये लागू हो। और कोचिंग माफिया बकायदा मोटी फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, शिक्षा मंत्रियों को मोटी फंडिंग करते हैं। ऐसे जितने स्कूल चला रहे हैं बड़े बड़े स्कूल माफिया, ये भी शिक्षा मंत्रियों को फंडिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं। तीसरी बात, अगर हमने एक किताब बना दिया और एनसीईआरटी की किताब पूरे देश में लागू कर दिया तो क्या होगा? ये जो किताब माफिया है, जो 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेचते हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब ये किताब माफिया इतने पावरफुल है कि पॉलिटिकल पार्टियों से मिलकर, सरकारों से मिलकर भारत में एनसीईआरटी किताब पूरे देश में लागू नहीं होने दे रहे। नहीं तो एनसीईआरटी जो किताब 50 रुपए की मिलती है, प्राइवेट वाली वही किताब आपको 500 रुपए की मिलती है, 800 रुपए की मिलती है। तो ये इसके चक्कर में भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली आप देखिए, घुसपैठ जो हो रही है, अगर हम एक कानून बना दें कि भाई भारत में जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी, ये 3 महीने के अंदर छोड़ के चले जाएं, उनको 3 महीने का टाइम दे दें। और 3 महीने बाद अगर पकड़े गए, इनकी हम 100% इनका प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे जो कुछ इनके पास है, और इनको हम कम से कम 20 साल के लिए जेल में डाल देंगे। कई देशों ने अवैध घुसपैठियों के लिए 20 साल का कानून बनाया हुआ है। जर्मनी ने बनाया हुआ है, चाइना ने बनाया हुआ है, अमेरिका ने बनाया हुआ, कई देशों ने बनाया हुआ और कठोर कानून है। इसलिए आप कभी भी, आप ये देखिए, कभी कोई चाइना में घुसपैठ नहीं करता हुआ, कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी चाइना नहीं जाएगा, कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी अमेरिका नहीं जाएगा, कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी फ्रांस या सिंगापुर तो बॉर्डर पे है, सिंगापुर नहीं जाते। रोहिंग्याओं के बॉर्डर पे सिंगापुर है, वहां नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे तो प्रॉपर्टी भी सीज होगी, जो उनके जेब में पैसा होगा वो भी ले लेंगे और 20 साल के लिए जेल में ठूस देंगे। ये तो यहीं पे खाली मैदान पड़ा हुआ है, खाली खेत पड़ा हुआ है, सब आके अपना अपना खूंटा गाड़ ले रहे और सब कह रहे हैं हम रह रहे। और यहाँ के नेता, वोट जीवी नेता, गद्दार, इतने ज्यादा गद्दार हो चुके, वो उनको, चूंकि उनको वोट मिल जाती है, वोट के लालच में उनको वोटर आईडी बनवा दे रहे, वोट के लालच में उनको राशन कार्ड बनवा दे रहे, वोट के लालच में उनको मुफ्त का राशन दे रहे। तो ये हम पूरी दुनिया से गायब हो गए। क्यों गायब हुए? जी हाँ बोलिए। जी अश्विनी जी, ये विषय जितने भी आपने लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय थे। मुझे लगता है हमारे 3-4 विषय जो मैंने भी नोट डाउन किए हैं, लेकिन समय काफी ज्यादा होता जा रहा है, काफी अधिक हो गया है। इन विषयों को भी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमें लेना चाहिए, लेकिन अधिक समय के कारण हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर निकल ना जाए। तो हम भविष्य में पुनः प्रयास करेंगे कि कुछ विषयों को अलग से हम समेट ले
एक अलग से वीडियो दूंगी। हमारे कुछ महत्वपूर्ण 3-4 विषय जहां तक मुझे लगता है बच गए हैं, जो आप अच्छे से समझा पाएंगे कानून के अच्छे विशेषज्ञ होने के कारण। तो हम पुनः इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे एक अलग दिन नए सिरे से। एक जहां तक मुझे जानकारी मिली थी, एक 8 अगस्त का और हमारा एक कार्यक्रम छोटा सा है। उसका एक अगर थोड़ा सा हम दे पाए, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा बैटरी की समस्या चल रही है लाइव में, तो एक बार अच्छा होगा। राहुल भाई देखिए, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं, जितने भी हमारे सनातनी साथी हैं, सब लोग 8 अगस्त को रविवार का दिन है, सब लोग जंतर मंतर पहुंचे। हमने उसमें एजेंडा ये लिया है कि लगभग 200 कानून है जिनकी लिस्ट हमने बना रखी है। हमने उसको फेसबुक पे शेयर भी किया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप भी अपने उसके लिस्ट पे डाल देना, फेसबुक पे डाल देना। उन 200 कानूनों को हम जलाएंगे 8 अगस्त को। 8 अगस्त को इसलिए जला रहे हैं कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून आज भी है। इसलिए 8 अगस्त को इस बार भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ पे हम अंग्रेजी कानूनों को जलाएंगे। उसके बाद 5 कानूनों की मांग करने के लिए हम वहीं बैठ जाएंगे। उसमें पहला कानून हम मांग रहे हैं, हम समान शिक्षा, जिस पर हमने चर्चा कर लिया। दूसरा हम कानून समान नागरिक संहिता मांग रहे हैं, जिसपे मेरी पीआई सुप्रीम कोर्ट में है, किसी और दिन उस पर चर्चा कर लेंगे। तीसरा कानून हम मांग रहे हैं घुसपैठ नियंत्रण कानून, कि सरकार एक कानून बनाए अवैध घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी सीज करने और उनको कम से कम 20 साल से 50 साल सजा देने के लिए। जिस दिन ये कानून बनेगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं राहुल, 80% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। ढूंढना नहीं पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, कानून बनाते घुसपैठिए भाग जाएंगे यहां से। और चौथा हम मांग रहे धर्मांतरण नियंत्रण कानून, कि जो आदमी धर्मांतरण करा रहा है साम दाम दंड भेद द्वारा, उसकी कम से कम 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए। और पांचवा हम मांग रहे चीन की तर्ज पे कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसी को लेके हम, आपने अच्छा किया याद दिलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसीलिए हम 8 अगस्त को बैठ रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं, सभी अपने राष्ट्रवादी साथियों से आग्रह करता हूं, 8 अगस्त को आइए, इस मुहिम को बढ़ाइए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचा पाएंगे। हमारे थैंक्स भारत परिवार में जितने भी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 8 अगस्त को मैं भी प्रयास करूंगा, यदि संभव हो पाया तो मैं अवश्य 8 अगस्त को जंतर मंतर पर स्वयं उपलब्ध होऊंगा। तो आप में से जितने भी साथी दिल्ली एनसीआर आसपास से या दूर से भी कोई अगर संभव है आ सकता है तो अवश्य पधारें। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे राष्ट्र की प्रत्येक समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान में जो एक कानूनी तरीका है, तरीके तो अन्य बहुत और भी सारे हो सकते हैं, कि किंतु आज वर्तमान 21वीं सदी में जो एक कानूनी तरीका हो सकता है वो आप सबके समक्ष अश्विनी उपाध्याय जी ने रखा है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्य करने वाले जितने भी हमारे सनातनी जितने भी होते हैं लोग, जो आगे बढ़ करके अपनी जान हथेली पर लेकर के आपकी हमारी पूरे राष्ट्र की लड़ाई लड़ने वाले कुछ गिने हुए लोग होते हैं, उनके पास आर्थिक तंगी नहीं होती है, उनके पास अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, परिवार के लिए कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जब समाज का काम करने के लिए वो आते हैं तो उनको निश्चित रूप से अच्छे लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो जितना भी हम सब हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग कर सके उतना हम सभी को करना चाहिए। और 8 अगस्त आपको भूलना नहीं है, पुनः हम याद दिलवाते रहेंगे अलग अलग मंच से। और अश्विनी उपाध्याय जी, आपको भी मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी जो लड़ाई है उसमें मैं, मेरा परिवार में जितने भी सनातनी भाई हैं, आपके साथ तन मन के साथ हम जुड़े रहेंगे। आगे भी भविष्य में भी इस प्रकार से आपकी बात को आगे पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और हर प्रकार से मेरे कहीं पर भी कार्यक्रम होते हैं, अभी कोरोना के काल में कार्यक्रम रुके हुए हैं, आपको जानकारी है इस विषय की, तो जैसे ही कार्यक्रम खुलते हैं और मैं जैसे ही समाज में जाना प्रारंभ करता हूं, पब्लिक स्पीच में जाना प्रारंभ करता हूं, तो आपके इन मुद्दों को और प्रखर होकर के मैं उठाऊंगा, ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूं। राहुल जी, एक मेरा आग्रह और था कि आजकल में पर डे हमारे देश में 80%, 20% संविधान जो देश के लिए बहुत जरूरी था उसको लागू नहीं किया गया। तो पर डे रात को 8 बजे मैं अपने वाले, जो मेरा फेसबुक है अश्विनी उपाध्याय के नाम से वेरीफाइड पेज है, और अपना जो यूट्यूब चैनल है, उस पर किसी एक आर्टिकल के बारे में बताता हूं कि उसको लागू करने से क्या फायदा होता, क्यों नहीं लागू किया गया और कैसे लागू हो सकता है। तो अगर आपके साथी, चूंकि आप रेगुलर, आप मैं देख रहा हूं नहीं जुड़ रहे, तो आपके सनातनी साथी जितने भी है समय से वो अगर चाहे तो पर डे रात को 8 बजे हमारे साथ
हमारे अश्विनी उपाध्याय का जो फेसबुक पेज है उस पर आ सकते हैं। जी, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, जितने भी हमारे भाई बंधु इतने लंबे समय तक जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से अपने राष्ट्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनका डटकर मुकाबला करते रहिए, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें उनका प्रचार करते रहिए। अश्विनी जी जैसे लोग हैं, पुष्पेंद्र जी जैसे लोग हैं, और भी जितने हमारे नौजवानों में अमित है, मोहित है, अंकुर जी हैं, आशीष है, अनेकों नौजवान है, मिलन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो उन सबके साथ मिलकर के, उनकी वीडियोस देख करके, उनके चैनल्स को आगे बढ़ा करके सभी प्रकार से उनका समर्थन आप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। अश्विनी जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको जब भी हमारी आवश्यकता हो तो आप, जैसे कि आपने हमसे संपर्क किया, आप पुनः कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए हमारे हरियाणा में कहावत है, मैं हरियाणा से हूँ, जाते जाते कह देता हूँ, चूल्हा होता है, चूल्हा खाना बनाने वाला, तो यहाँ पर कहते हैं चूल लेते ही की दौड़ है, कि चूल लेते ही की दौड़ है, कि आपकी जो दौड़ है हमारे चूल्हे तक है, हमारे घर के एकदम अंदर तक आप घुसे हुए हैं। आप जब चाहे, दिन रात जैसे भी चाहे, हमें किसी भी प्रकार से आप याद करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पूरा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।